बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रात ही कुछ और थी। सड़क पर मामूली सी ट्रैफिक थी। मैं आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। जहन बिखरा हुआ था, जैसे दिन भर की थकन जहन के गिर्द धुआं बनकर चक्कर लगा रही हो। एक लम्हे के लिए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, फिर सामने नजर डाली और मेरी सांस अटक गई। सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में एक लड़की पड़ी थी। उसका लिबास फटा हुआ, चेहरा खून से तर और एक बाजू बेजान सड़क पर फैला हुआ। मैंने फौरन गाड़ी एक झटके में रोकी। दिल धड़कने लगा। होए, ये यहाँ कैसे गिरी? मैं बड़बड़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पाँव उसके पास पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने झुककर उसे पलटा। उसके चेहरे पर खून जमा हुआ था, सांस बहुत कमजोर मगर थी जिंदा। सुनो, मेरी बात सुनो, आंखें खोलो प्लीज। मैंने उसके चेहरे से खून साफ करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब न दिया। मैंने इर्द गिर्द देखा, शायद कोई उसके साथ हो, मगर सड़क सुनसान थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे किसी हादसे के बाद की खामोशी अभी तक फिजा में फैली हो। तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने उसके कंधों को सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से उसे उठाया। वो बेवजन नहीं थी, मगर उस वक्त मुझे उसका वजन भी महसूस नहीं हुआ, शायद इसलिए कि दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसके लब हिले, इतने मध्यम कि मैं पूरी तरह सुन भी न सका। कोई, रुक जाओ। मैं चौंका। कौन? किससे भाग रही हो? मगर वो फिर बेहोश हो गई। मैंने उसे पिछली सीट पर लेटाकर दरवाजा जोर से बंद किया और गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। उस समय मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, अगर मैंने देर की तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। रास्ते भर मैं उसे बार बार देखता रहा। उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा दर्द था, जैसे उसने सिर्फ हादसा नहीं, कोई भारी राज भी सह रखा हो। अस्पताल पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्क भी नहीं की, सीधा इमरजेंसी के बाहर रुका और चीख कर बोला, कोई है? प्लीज इसे फौरन अंदर ले जाए। नर्सें दौड़ती हुई आई, स्ट्रेचर लाई। मैं उसके साथ भागता हुआ अंदर आ गया। नाम, उम्र किसकी है? एक नर्स ने तेजी से सवाल किया। मैं झिझका। मैं उसे नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, मगर पुलिस केस बनता देखकर दिल में एक ही ख्याल आया, अगर मैंने ये कहा कि मैं इसे नहीं जानता तो शायद इसकी फौरी मदद ना हो सके। वो मेरी बीवी है। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। नर्स ने सर हिलाया। ठीक है, आप बाहर इंतजार करें, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। मैं बाहर रखी हुई धाती बेंच पर बैठ गया। दिल धड़क रहा था। मैं खुद से नाराज भी था और हैरान भी। मैंने उसे बीवी क्यों कहा? उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस एक खौफ था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि उसे खोने न दूं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उसे शदीद चोटें आई हैं, खास तौर पर सर पर, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बच जाएगी ना? मेरी आवाज टूट गई। डॉक्टर ने मोहतात लहजे में कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बतानी है। मैं सीधा खड़ा हो गया। क्या? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। वो हामला थी और अभी अभी उसने बच्चे को जन्म दिया है। आपको मुबारक हो, बेटा हुआ है। मेरी दुनिया जैसे घूम गई। बेटा? मेरा? लेकिन ये कैसे? डॉक्टर ने हैरत से पूछा। आप इसके शौहर है ना? मैं एक लम्हे को कुछ बोला ही नहीं, जबान जैसे जम गई थी। जी, बस यही निकल सका। डॉक्टर चले गए और मैं फिर उसी बेंच पर बैठ गया। कदम लड़खड़ाने लगे, दिमाग में हजार सवाल गूंजने लगे। ये लड़की कौन है? ये कैसे मुमकिन है कि ये मेरा बच्चा हो? क्या मैं किसी गलती में हूँ? यह कहानी कहीं और से शुरू होती है। नर्स वापस आई और बोली, सर, बच्चा नर्सरी में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं उसके पीछे चल दिया। एक नाजुक सा वजूद नर्म कंबल में लिपटा हुआ शीशे के पीछे सो रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर हाथ शीशे पर रखा। ये मेरा कैसे हो सकता है? मैं धीरे से बोला। नर्स ने हंसकर कहा, कभी कभी किस्मत हैरान कर देती है सर। किस्मत या कुछ और? जब मैं वापस इमरजेंसी रूम के बाहर आया तो हवा कुछ और ही बता रही थी, जैसे कोई वाकया अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे कहानी ने सिर्फ पहला दरवाजा खोला था। मेरी नजर उस वार्ड पर गई जहां वो लड़की लेटी थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे अंदर कोई साया हिला हो। मैं खुद को बहला रहा था, मगर अंदर कुछ अजीब सा बोझ बढ़ रहा था। मैंने सोचा जैसे ही वो होश में आएगी मैं सब पूछूंगा, उसका नाम, उसकी कहानी और इस बच्चे का मामला। लेकिन दिल की किसी कोने में एक बेवजह खौफ बैठ चुका था। न जाने क्यों लग रहा था कि ये बच्चे की पैदाइश कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इससे आगे कोई निहायत पेचीदा मोड़ मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा। रात अभी गहरी थी, मगर हवा में एक अजीब सा इशारा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैंने आहिस्ता से कहा, लड़की, तुम कौन हो और मेरे साथ क्या होने जा रहा है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ माहौल बदल गया और मेरे दिल में पहली बार एहसास हुआ, ये कहानी मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात भर की बेचैनी सुबह होती ही और बढ़ गई। मैं अस्पताल की कुर्सी पर बैठा बार बार सोच रहा था कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो किसी आम हादसे की तरह नहीं था, मगर असल झटका तो अभी मिलना था। नर्स ने मुझे बुलाकर एक फाइल पकड़ाई।
मैंने जैसे ही फाइल खोली दिल धड़क कर रुक गया। डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा था फादर, मेरा नाम। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने कई बार रिपोर्ट को पलट पलट कर देखा, शायद कोई गलती हो, शायद नाम गलत दर्ज हो गया हो। मैं बड़बड़ाया, यह मुमकिन ही नहीं, इसका मुझसे क्या ताल्लुक? नर्स ने हैरत से पूछा। सर आप ठीक हैं? मैंने जबरदस्ती सर हिलाया। हाँ, बस रिपोर्ट में कुछ अजीब है। वो मुस्कुरा कर बोली, डॉक्टर से कंफर्म कर लें, लेकिन रिपोर्ट्स बहुत क्लियर आई हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि हकीकत इससे मुख्तलिफ है, मगर कागज के सामने मेरी सोच कमजोर पड़ती जा रही थी। इसी उलझन में मैं उस वार्ड की तरफ चला जहां वो लड़की मुंतकिल की गई थी। रास्ते भर मुझे पिछली रात के मनाजर याद आ रहे थे, मगर कल्ब में मुसलसल एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बाहर पहुंचा तो नर्स ने मुझे अंदर जाने से रोका। अभी उसकी ड्रेसिंग हो रही है, थोड़ी देर इंतजार करें। मैंने बेचैनी से पूछा, नाम क्या बताया आपने? ऐना। उसका नाम ऐना है। ऐना, ये नाम सुनते ही जैसे किसी ने सीने पर वजन रख दिया हो। मैं खामोश हो गया और वो रातें याद आ गई जब मैं उसके साथ गलियों में हंसता था, स्कूल के बाहर खड़ा रहता था, और जब उसकी रुखसती के दिन मैंने खुद को अंदर से टूटते देखा था। कुछ लम्हों के बाद नर्स ने कहा, आप अंदर आ सकते हैं। मैं आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी दवाइयों की बू थी। ऐना नीम बेहोश थी। नर्स उसके चेहरे से खून साफ कर रही थी, और जैसे ही चेहरा साफ हुआ मेरे कदम बेअख्तियार पीछे हट गए। वो वाकई ऐना थी, वही चेहरा, मगर थका हुआ, जख्मी, जैसे बरसों तक किसी खौफ ने उसे जकड़ रखा हो। नर्स ने हंसते हुए कहा, आपको तो लगता है पहले से जानते हैं इसे। मैंने धीरे से कहा, हाँ, बहुत पहले से। नर्स ने सर हिलाया। अच्छा है, ड्रेसिंग मुकम्मल हो गई है, आप चाहें तो बैठ सकते हैं। मैं उसके करीब बैठ गया, मगर उसके चेहरे पर कोई पहचान न थी। कुछ देर के बाद वो हल्की सी हरकत में आई, उसकी पलकें थरथराई। मैं झुका और धीरे से बोला, है ना तुम? उसकी आंखें खुली। उसने मुझे देखा, ये शायद देखा भी नहीं, सिर्फ मेरी सिमत नजर दौड़ाई और फिर नजरें फेर ली, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। कैसी हो? मेरी आवाज बेरब थी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप कौन है? ये अल्फाज जैसे मेरे अंदर कहीं गहरे उतर गए। मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ लाया। ओह शुक्रिया। बस इतना बोलकर वो दोबारा चुप हो गई। मैंने सूरत हाल समझाने की कोशिश की। एक हादसा हुआ था, तुम सड़क पर गिरी हुई थी। मैंने वो दरमियान में बोली, बच्चा ठीक है? मैं चौंका। हाँ बच्चा ठीक है, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा, इस बार कुछ सख्ती के साथ। वो किसके पास है? नर्सरी में, डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो फिर खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में वही खौफ था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे वो किसी ऐसी चीज से भाग रही हो जिसे बयान भी ना कर सके। मैंने हिम्मत करके पूछा, है ना, तुम मुझे पहचानती हो? वो मुझे देखती रही, ना हाँ ना, सिर्फ खाली नजर। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसने होले से कहा। मैं उसकी आंखों में झांकता रहा, मगर वहां सिर्फ धुंध थी। वही लड़की जिसने कभी मेरे दिल में कहानियों की एक आग जलाई थी, आज मुझे देख भी नहीं पा रही थी। इस दौरान 2 डॉक्टर अंदर आए। हमें कुछ टेस्ट करने हैं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। मैं बाहर आ गया, मगर मैं खुद में नहीं था। नर्स ने मुझे बच्चे का कपड़ा पकड़ाया और बोली, मुबारक हो सर, बहुत सेहतमंद है। मैंने कपड़ा पकड़ते ही पूछा, क्या वो माँ बनने के बारे में कुछ जानती थी? नर्स बोली, जैसे आप परेशान हैं वो भी थी। उसने बच्चे को जन्म देते वक्त एक लफ्ज भी नहीं बोला, जैसे वो खुद भी इस हकीकत को कबूल न कर पा रही हो। मैं बाहर वाले लॉन में आकर खड़ा हो गया। हवा ठंडी थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीना था। मेरे अंदर एक अजीब सा सवाल फिर सर उठाने लगा, अगर ये मेरा बच्चा नहीं तो फिर ये रिपोर्ट गलत क्यों नहीं है? किसने इसे मेरे नाम से जोड़ा? अचानक एक शख्स मेरे करीब आकर बोला, सर आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं। मैंने लिफाफा लिया। उसमें हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट थी, मगर एक बात बहुत अजीब थी। हादसे से कुछ ही लम्हे पहले एक काली शीशे वाली गाड़ी उस इलाके में देखी गई थी। मैंने खुद से कहा, क्या यह हादसा वाकई हादसा था या किसी ने जानबूझकर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की? इसी सोच में था कि एक वार्ड बॉय मेरे पास आया। सर ऐना आपको बुला रही है। दिल में एक अजीब हलचल हुई। मैं फौरन अंदर गया। वो तकिए से टेक लगाए बैठी थी, चेहरे पर वही थकान और खौफ। उसने धीरे से कहा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? मैं रुका। नर्स ने बताया, और मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वो चौंकी, मगर फौरन अपनी आंखें झुका ली। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने उसे गौर से देखा। वो झूठ नहीं बोल रही थी, ये शायद ऐसा जाहिर कर रही थी। मैंने पूछा, ऐना ये बच्चा किसका है? उसके हाथ कांप गए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर खामोश हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं नहीं जानती, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर मैं झूठ पहचानता था, और उस झूठ के पीछे
कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था, ऐसा राज जो अब मेरे हिस्से में आने वाला था। ऐना को होश में आए अभी एक ही दिन गुजरा था, मगर कमरे का माहौल बदलने लगा था। वो कम बोलती थी, मगर उसकी हरकत खामोशी से बहुत कुछ बता रही थी। खासतौर पर जब नर्स बच्चे को लाती, मैं नोट करता कि उसका हाथ एकदम कांपता, फिर आहिस्ता से बच्चे को थाम लेती। बच्चा उसे देखकर रोता भी कम था। एक बार नर्स ने हंसते हुए कहा, माँ की खुशबू पहचान गया है शायद। हैना ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस बच्चे की पेशानी पर हाथ रख दिया। उसे एक लम्हे में उसकी आंखों में नरमी आई जो पहले कभी न देखी थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा देख रहा था कि वो बच्चे से सरगोशी में कुछ कह रही थी। मैं करीब गया तो वो फौरन खामोश हो गई, जैसे कोई राज छुपा रही हो। तुम दोनों ठीक हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। वो सीधे जवाब देने के बजाय बच्चे को और करीब ले आई। वो मुझे छोड़ता ही नहीं, वो नजर चुराते हुए बोली। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, बच्चे आमतौर पर माँ की तरफ ऐसे ही खींचते हैं। इस बार उसने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं माँ हूँ, लेकिन सब कुछ जैसे धुंध में है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। ना मैं उसे जुटला सकता था, ना यकीन कर सकता था। मैंने फैसला किया कि डीएनए रिपोर्ट के बारे में मजीद जानना जरूरी है। मैं लैब के कमरे तक गया, वहां मौजूद अमले से बात की, मगर सब रस्मी अंदाज में जवाब देते रहे। एक टेक्नीशियन ने बहरहाल कुछ ऐसा कहा जो मेरे जहन में नक्श हो गया। सर, कभी कभार रिपोर्टें दोबारा प्रिंट करनी पड़ती हैं अगर सिस्टम एरर हो जाए या किसी को जल्दी हो। मैं चौंका। जल्दी? किसको जल्दी थी? वो शख्स बोला, मालूम नहीं, लेकिन आपकी रिपोर्ट जल्दी वाले स्टेक में रखी गई थी। मैंने उसके बाद मजीद सवाल किए, मगर वो कुछ नहीं जानता था। मुझे अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। ये रिपोर्ट वाकई मशकूक हो सकती है। वापस कमरे में आकर मैंने ऐना को देखा। वो बच्चे के हाथ खोल रही थी, जो मुसलसल उसके कपड़े पकड़ रहा था। बच्चे की गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने आहिस्ता से कहा, है ना, तुमसे एक बात पूछनी है। वो रुक गई। ये रिपोर्ट तुम्हें लगता है दुरुस्त है? उसने एक पल को चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें नीचे कर ली। मैं नहीं जानती। ये वो जवाब था जिसने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। इस दौरान नर्स अंदर आई। सर, बाहर कोई आपका पूछ रहा है। मैं हैरान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है? कह रहे थे जरूरी बात है। मैं बाहर निकला। कॉरिडोर में दूर एक शख्स खड़ा था, मगर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो फौरी पलटा और तेजी से निकल गया। मैं उसके पीछे भागा, मगर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। जैसे ही मैंने बाहर निकलकर देखा, वही काले शीशे वाली कार पार्किंग के आखिरी हिस्से में खड़ी थी। उसका इंजन चल रहा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, गाड़ी एक झटके से निकल गई। मेरे हाथ खुद ब खुद मुक्के की शक्ल में बंद हुए। ये कोई आम मामला नहीं है, मैंने खुद से कहा। कमरे में वापस आया तो ऐना मेरे चेहरे को देखकर चौंकी। क्या हुआ? उसने हल्की आवाज में पूछा। तुम्हें कोई देख रहा है, मैंने सीधा जवाब दिया। वो एकदम लरस गई, बच्चे को मजबूती से पकड़ लिया। वो यहाँ तक पहुंच गए? मैंने फौरन पूछा। वो कौन? उसने होंठ काटते हुए कहा, मैं किसी से भाग रही हूँ। ये पहला सच था जो उसने बगैर लड़खड़ाए बोला। मैं उसके सामने बैठ गया। है ना, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? उसने मेरी आंखों में झांका। उसकी पलकें थरथरा रही थी। फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने मेरा दिल रोक दिया। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और बहुत मध्यम आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैं सकते में आ गया। तो फिर तुमने पहले क्यों? वो बात मुकम्मल न कर सकी। उसकी आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में फंसो। उसके अल्फाज ने कमरे की फिजा बदल दी, जैसे कोई भारी दरवाजा खुलने वाला हो मगर अभी मुकम्मल खुला ना हो। मैंने गहरी सांस ली। ऐना, जो भी तुम्हारे साथ हुआ, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही फंस चुका हूँ। अब कम से कम ये बता दो कि तुम किससे भाग रही हो। वो मुझे कुछ देर तक देखती रही, जैसे फैसला कर रही हो कि कितना बताना है। फिर उसने बच्चे की तरफ देखा। बच्चे ने जैसे ही उसकी उंगली पकड़ी, उसका चेहरा बदल गया। वो लोग, उसने आहिस्ता से कहा, वो मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी केस में हो? कोई जुर्म देखा है? वो खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोली, जो तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा खतरनाक। मैंने मजीद पूछने की कोशिश की, मगर उसके चेहरे की सख्ती ने मुझे रोक दिया। उसी वक्त बाहर हल्की सी खुसर फुसर हुई। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर झांका। वही काली कार फिर अस्पताल के बाहर आकर रुक चुकी थी। वो यही है, मैंने खुद से कहा। मैं फौरन ऐना के पास आया। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वो घबरा गई। कहाँ जाएंगे? कहीं भी, मगर उनकी नजरों से दूर। ऐना ने बच्चे को मजबूती से थामा, जैसे उसे किसी ने छीनने की कोशिश की हो। मैंने एक प्लान बनाया। रात होते ही हम पीछे से निकलेंगे। अस्पताल के गेट कैमरे से भरे हैं।
मगर सर्विसेज एग्जिट कम इस्तेमाल होता है, वहां से निकल सकते हैं। वो सर हिलाती रही मगर उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐना, तुम अकेली नहीं हो। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस दलदल में थी। मैंने कहा, फिर मुझे बता दो ताकि मैं समझ सकूं। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो मैंने बरसों पहले देखी थी। तुम हमेशा ऐसे ही जिद्दी थे। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे पहचानती है। उस लम्हे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हैना ने उसे सीने से लगाते हुए नरमी से कहा, बस मैं हूं तुम्हारे पास। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा। गाड़ी अब भी खड़ी थी। हैना, वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं डरी हुई हूं। पहली बार उसके लफ्जों में खौफ के साथ यकीन भी था। यकीन कि अब वो अकेली नहीं है। रात अस्पताल में जिस तेजी से हालात बदले थे उसका अंदाजा मुझे खुद सुबह जाकर हुआ। जब तक रात रही मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ऐना और बच्चे को अस्पताल में छोड़ना खतरनाक है। गैंग वालों की मौजूदगी वाज़ेह थी। सिक्योरिटी ने 2 आदमियों को पकड़ा तो वो तेजी से रास्ता बदल कर भाग गए, मगर उनके कदमों की चाप मेरे दिल पर नक्श हो गई। हमें अभी निकलना होगा, मैंने ऐना से कहा था, और वो खामोशी से बच्चा उठाकर मेरे पीछे चलती थी। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा डबल लॉक किए, खिड़कियों के पर्दे गिराए और पूरा घर चेक किया कि कोई पीछा न कर रहा हो। ऐना थकी हुई थी, मगर बच्चे को देखते ही उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। यहाँ महफूज है ना? मैंने हल्का सा सर हिलाया। फिलहाल हाँ, लेकिन सुबह होते ही सुकून का वो लम्हा टूट गया। मैंने फोन चेक किया तो डाक के साथ लेबोरेटरी के चंद अंदरूनी एंट्रीज भी थी जो अस्पताल के डाटाबेस से मिली थी। मैंने रात भर की मसरूफियत में उन्हें खोलकर देखा भी नहीं था। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा मेरी आंखें फट गईं। डीएनए रिपोर्ट को हैंडल करने वाला जो अमला था उसकी फाइल में एक लाइन लिखी थी, रिपोर्ट रीप्रिंटेड एज पर वर्बल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर जिमाल। मेरा दिल बैठ गया। जिमल? मैंने खुद को संभाल कर दोबारा पढ़ा। हाँ, वही नाम था, जिमल, जो बरसों से मेरे साथ आती जाती थी, मशवरे देती थी, हर बात में बढ़ चढ़ कर शामिल रहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मामले में यूं घुसी होगी। मैं फौरन कमरे में गया जहां ऐना बच्चा सुलाने की कोशिश कर रही थी। ऐना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो चौंक गई। क्या हुआ? मैंने मोबाइल उसके सामने रख दिया। यह रिपोर्ट किसी हादसे की नहीं, किसी के कहने पर बदली गई है। किसने? उसकी आवाज़ खुश्क हो गई। जिमल ने। उसने पहले तो फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, यह गलत है। मैं जिमल को जानती हूँ, वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो सवाल है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम मुझसे क्यों बात करती रही हो? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने जुमला काट दिया। रात एक नंबर से कॉल आई थी जब तुम एक लम्हे के लिए कमरे के बाहर गई। वो नंबर जिमल का था। उसकी आंखें फैल गई। मैंने सिर्फ यही कहा था कि मैं जिंदा हूँ, बस। मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। बात यहाँ खत्म नहीं हो सकती थी, है ना? तुमने उससे राब्ता क्यों रखा? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बच्चे को थपकी देकर आहिस्ता से बैठ गई। मैंने उसको इसलिए बताया था कि वो जानती है मेरा पीछा कौन कर रहा है। पहले वही मेरी मदद करती थी। मदद या कंट्रोल? मैंने तेज लहजे में पूछा। वो चौंकी। तुम समझ नहीं रहे। मुझे समझना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। वो गहरी सांस लेकर बोली। जिमल ने कहा था कि अगर मैं उसको सब ना बताऊं तो गैंग वाले मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे। मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उसे बताया। शायद यही गलती थी। मेरे अंदर बेचैनी दौड़ गई। मैंने सबूत दोबारा खोले। देखो, ये रिपोर्ट सिर्फ कोई गलती नहीं थी, ये मंसूबा था। तुम्हारा बच्चा, मुझे उसका बाप दिखाने का मकसद क्या था? ऐना ने हाथ से माँ के दूध वाली बोतल उठाई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने नहीं कहा था कि रिपोर्ट बदली जाए। मैंने बस बच्चा महफूज रहे, इसके लिए झूठ कहा था कि। वो रुकी, फिर आहिस्ता से बोली। जिमल ने खुद कहा था कि अगर बच्चे का बाप किसी मजबूत आदमी के नाम आ जाए तो गैंग वाले तुम्हें देखकर पीछे हट जाएंगे। मैंने सख्त लहजे में कहा। और तुम्हें ये बात मुनासिब लगी कि मेरा नाम डाल दिया जाए? वो बेबस नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब उसने किया। शायद उसने समझा कि तुम मेरी देखभाल कर रहे हो, और मैंने नफी में हाथ उठाया। नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जिमल ने ये सब तुम्हारे कहने पर नहीं किया, वो खुद इस मामले में शामिल है। अब ऐना के चेहरे पर खौफ फैलने लगा। मैंने मजीद कहा, मेरे पास उसके कॉल लॉग्स भी हैं। गैंग के एक नंबर से उसने 2 मरतबा बात की है। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। ये कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा कहती थी कि वो मेरी मदद कर रही है। मैं उसके सामने बैठ गया। है ना, हकीकत यह है कि तुम किसी ऐसे दायरे में थी जिसका तुम्हें पूरा अंदाजा भी नहीं था। जिमल शायद शुरू से गैंग के साथ थी या उनके दबाव में। उस लम्हे मेरा फोन बज उठा। नंबर जिमल का था।
मैंने हाथ रोककर उसे देखे बगैर कॉल स्पीकर पर की। हाँ जिमल, क्यों फोन किया? उसका लहजा घबराया हुआ था। तुम अस्पताल में कहाँ थे? मैं वहां गई थी, तुम दोनों गायब थे। मैंने तंजिया कहा। हाँ, क्योंकि गैंग के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें तो पता ही होगा, आखिर रिपोर्ट भी तो तुम ही ने बदलवाई है ना? जिमल की सांस रुक गई। किसने कहा तुमसे? मैंने जवाब नहीं दिया। हैना खौफजदा होकर मुझे देख रही थी। जिमल की आवाज लरज रही थी। देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। वो बहुत खतरनाक है। मैंने जुमला काट दिया। जिमल, अगर तुमने एक और गलत कदम उठाया तो मैं खुद पुलिस को बताऊंगा कि तुम किसके साथ मिली हुई हो। फोन बंद करते ही कमरे में खामोशी फैल गई। हैना की आवाज टूटी। उन्होंने उसे धमकाया होगा। वो खुद। मैंने सख्त लहजे में कहा। अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ना जिमल पर, ना अस्पताल वालों पर। हम दोनों इस मामले के असल हदफ बने हुए हैं। हैना की आंखें भर आईं। तो अब क्या करें? मैंने एक बार फिर दरवाजे के ताले चेक किए, घर की बत्तियां बुझाकर सिक्योरिटी कैमरा खोला। बाहर खाली गली पर नजर दौड़ाते हुए मैंने कहा, अब हम छुप कर नहीं बैठेंगे। पहले तुम सच बताओ, सब कुछ। इस गैंग का ताल्लुक कहाँ से है, तुम क्यों भागी, और जिमल को तुम्हारी कहानी में किसने खींचा? वो आहिस्ता से बच्चे को लिटाकर मेरे सामने आ बैठी। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, मगर जो कुछ सुनोगे वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी बदल देगा। ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया कि अब ये कहानी सिर्फ इस बच्चे की नहीं, हमारी जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। कमरे में ठंडी खामोशी फैली हुई थी। बाहर सुबह की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी, मगर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी ठहर गई हो। हैना ने बच्चा अपने करीब रखा हुआ था और मैं उसके सामने बैठा था, मुंतजिर कि वो सब बताए जो बरसों से उसके दिल में दबा हुआ था। बिलाखिर वो बोली। आवाज बहुत मध्यम थी, मगर हर लफ्ज में वजन था। मैं एक गैंग के केस में गवाह बन गई थी, मगर यह हादसाती था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी नौकरी मुझे इस दलदल तक ले जाएगी जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। मैंने गहरी सांस ली। नौकरी? तुम्हारी नौकरी का गैंग से क्या ताल्लुक था? वो आहिस्ता से सर झुकाते हुए बोली। मैं जिस फाउंडेशन में काम करती थी वो गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। मुझे सिर्फ फाइल्स तरतीब देने का काम था, मगर इसी दौरान मेरे हाथ एक ऐसी वीडियो लग गई जिसमें गैंग के एक अहम आदमी को किसी गैर कानूनी काम में दिखाया गया था। मैंने वो वीडियो ऑफिशियल तौर पर जमा करा दी, मगर उसे पता चल गया कि मैंने ही जमा कराई है। उसने अपनी उंगलियों में बच्चे की छोटी सी कलाई पकड़ ली, जैसे उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि अब वो महफूज है। उसने मुझे करीब आकर दोस्ती का बहाना किया, रोज बात करने लगा, मेरा एतमाद जीता, और फिर एक दिन कहा कि मैं उसके साथ शहर से बाहर चलूं, वो मुझे महफूज रखेगा। मैं बेवकूफ थी, मैं मान गई। मैं बगौर उसकी बात सुनता रहा। वो अब अपनी हकीकत पूरी साफगोई से खोल रही थी। वो एक दिन मुझे एक फैक्ट्री नुमा जगह ले गया जहां गैंग के लोग बैठे थे। वहां मेरा पासपोर्ट लिया गया, मेरा फोन तोड़ा गया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने हैरत से पूछा, तुमने वहां से भागने की कोशिश नहीं की? की थी, कई बार, मगर हर कोशिश नाकाम हुई। कई रातों तक मुझे कैद रखा गया, और फिर एक दिन जब मैंने भागने का आखिरी मौका ढूंढा तब मुझे पता चला कि मैं हामला हूं। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, है ना? वो बोली। जब मैंने उसे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं तो वो एकदम बदल गया। कहने लगा कि ये बच्चा उसकी कमजोरी है, उसे दुनिया में नहीं आना चाहिए क्योंकि गैंग के दुश्मन इसके जरिए उस तक पहुंच जाएंगे। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि वो अब मुझे और बच्चे दोनों को खत्म कर देगा। मैंने दबी हुई आवाज में कहा, फिर तुम कैसे निकली वहां से? एक औरत थी, शायद वहां सफाई करने वाली, उसने मुझ पर तरस खाकर मुझे पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। मैंने बगैर सोचे समझे भागना शुरू कर दिया। कई घंटे, फिर एक लारी वाले ने मुझ पर रहम खाकर शहर के एक कुंडे पर उतार दिया। वहां से मैं सीधा अस्पताल पहुंची। मैंने कहा, और जिमल, उसका क्या किरदार था? वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली। जिमल ने मेरे भागने के बाद मुझे छुपने की जगह दी थी। पहले मैंने उस पर एतमाद किया, मगर जैसे जैसे वो मेरे बारे में ज्यादा जानती गई मुझे एहसास हुआ कि वो गैंग से जुड़ी हुई है या उनसे डरी हुई है। वो सब जानती थी, मगर उसने कभी मुझे मुकम्मल सच नहीं बताया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, फिर तुमने उसके साथ राब्ता क्यों रखा? वो धीरे से बोली, क्योंकि वही वाहिद शख्स थी जो मेरे माजी, मेरे केस और मेरे खौफ के बारे में सब कुछ जानती थी। मैंने उसे बच्चे के बारे में सब नहीं बताया, मगर वो अंदाजा लगा चुकी थी कि मैं हामला हूं। उसने कहा कि अगर मैं चाहूं तो रिपोर्ट ऐसे बदली जा सकती है कि दुनिया समझ ले बच्चे का बाप कोई और है, कोई जो गैंग से ना डरे, कोई मजबूत। यहां आकर उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने खुद सोच लिया कि तुम मुझे अस्पताल लाए हो तो तुम ही मुनासिब हो। मैं खामोश रहा। मेरे अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों आग की तरह धड़क रहे थे, मगर उस लम्हे उस पर बरसने का मतलब था उसे मजीद तोड़ देना। वो आहिस्ता से बोली, जब मैंने ये सुना कि रिपोर्ट में तुम्हारा नाम है
तो मैं घबरा गई थी, मगर फिर मैंने सोचा शायद ये वाहिद रास्ता है। अगर गैंग को लगे कि बच्चा तुम्हारा है तो वो तुम्हारे करीब आने से डरेंगे, क्योंकि तुम उनके नेटवर्क में नहीं हो, तुम पर उनका अख्तियार नहीं। मैंने सख्त लहजे में कहा। और यादाश्त खोने का ड्रामा वो क्यों किया? उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे तुम्हें पहचान लेती तो तुम सवाल करते, तुम बातें खोदते, और तुम इस सब में इतना गहरे उतर जाते कि तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ हो। मैंने सोचा कि अगर मैं लाइल बनकर रहूं तो शायद तुम जल्दी फैसला करोगे कि ये मसला तुम्हारा नहीं, मगर मैं गलत थी। तुम वो नहीं जो भाग जाओ। एक लम्हा ऐसा आया जब कमरे में सिर्फ बच्चे की मध्यम सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तो इस सारे खेल में तुम अकेली थी। तुमने अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए हर रास्ता आजमाया और आखिर में मेरे सामने आ गई। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुम्हें खोने के बाद कभी दोबारा सोचा नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगे, मगर जब मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं थक गई थी और तुम वो आखिरी चेहरा थे जो मुझे जिंदगी की तरफ वापस खींच सकता था। इसीलिए मैंने यादाश्त खोने का ड्रामा भी किया, ताकि मुझे कोई सवाल न करना पड़े, न जवाब देने पड़े, और तुम मेरे साथ रह सको। मैंने सर झुकाकर कहा, ऐना, तुमने जो कुछ देखा, जो कुछ बर्दाश्त किया, वो तुम्हारे अकेले का बोझ नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। काश मैं ये बोझ पहले तुम्हारे साथ बांट लेती। मैं उसके करीब आया और आहिस्ता से कहा, अब भी देर नहीं हुई, लेकिन एक बात समझ लो, अब तुम्हारे पीछे जो भी है मैं उसके सामने अकेला नहीं झुकूंगा। जो कुछ आया हम दोनों मिलकर निपटेंगे। ऐना ने बच्चे को गोद में लिया और पहली बार किसी मजबूत यकीन के साथ बोली, हाँ, अब हम मिलकर निपटेंगे, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। घर में ऐना और बच्चे की मौजूदगी ने फिजा बदल दी थी। वो मुसलसल खौफ में थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में भरोसे की एक मध्यम सी रोशनी झलकने लगी थी। जब भी मैं घर में दाखिल होता, बच्चा फौरन मेरी तरफ हाथ बढ़ा देता। ऐना हैरत से उसे देखती, फिर आहिस्ता सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल जाती। एक दिन बच्चे ने रोते रोते मेरे बगैर दूध भी नहीं पिया। जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया, वो फौरन खामोश हो गया। ऐना ने हल्की आवाज में कहा, पता नहीं क्यों ये तुम्हारे बगैर पुरसुकून नहीं होता। मैंने शाने उचकाए। शायद मुझे जानता है, या शायद समझता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं। ऐना ने नजरें चुरा ली। कभी कभी लगता है शायद इस बच्चे ने हमें एक बार फिर करीब कर दिया है। मैंने जवाब नहीं दिया, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास उठा था। हम दोनों के दरमियान ऐसे बेशुमार लम्हे आ रहे थे जिन्हें मैं नजरअंदाज करने की कोशिश करता, मगर वो खुद को जतला देते। जैसे एक सुबह वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी, केतली से भाप उठ रही थी। मैं पीछे से आया तो उसने मुड़कर देखा और एक लम्हे को डर गई। मैंने फौरन कहा, अरे मैं हूं, डर क्यों गई? वो मुस्कुरा कर बोली, अभी भी जरा सा शोर सुनकर दिल धड़कने लगता है। मैंने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, यह घर तुम्हारा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए तो यहाँ सांस ले सकती हूँ। बच्चे के साथ रहते रहते वो बदल रही थी, मैं खुद भी बदल रहा था। कभी रात गए वो पूछ बैठती, क्या तुमने कभी सोचा था कि इतने साल बाद हम यूं इकट्ठे बैठेंगे? मैं जवाब देता, नहीं, लेकिन शायद यही होना था। दिन गुजरते गए और मैं मोहल्ले पर ज्यादा नजर रखने लगा। सब कुछ बज़ाहिर मामूली था, मगर जहन साफ बता रहा था कि मामला खत्म नहीं हुआ। गैंग वाले इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। एक शाम में गली के कोने पर मौजूद दुकान से सामान लेकर वापस आ रहा था कि एक अजनबी शख्स मेरी नजर में आया। वो बिजली के खंभे के पास खड़ा था, हाथ में मोबाइल, मगर उसका अंदाज आम आदमी जैसा नहीं था। उसकी नजरें बार बार मेरे घर की जानिब उठ रही थी। मैं सड़क की दूसरी तरफ होकर उसके जाविये से खुद को छुपाते हुए उसे देखने लगा। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने फोन पर तेजी से तस्वीरें लेने लगा। तस्वीरें मेरे घर की। मेरे अंदर खतरे की एक लहर दौड़ी। मैं खामोशी से उसके पीछे चला। वो गली से निकलकर दूसरी तरफ मुड़ा और तेज कदम चलने लगा। मैंने फासला बरकरार रखा। कुछ देर के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचा जहां 2 मोटरसाइकिलों का शोर सुनाई दे रहा था। वो रुककर अपने फोन से किसी को तस्वीरें भेजने लगा। फिर उसने ऐना का नाम लिया। मैं चौंक गया। हाँ, वो यही है। मैंने घर कंफर्म कर लिया है, आज नहीं तो कल उसे निकाल लेंगे। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। ये यकीन पुख्ता हो गया कि गैंग का जाल हमारे इर्द गिर्द तंग हो रहा था। मैंने सोचे बगैर पास वाले सुतून के पीछे से निकलकर बुलंद आवाज में कहा, कौन से घर की बात कर रहे हो? वो शख्स एकदम चौंक कर पलटा, मगर देर हो चुकी थी। मैं उसके करीब पहुंच चुका था। वो घबराकर अपने मोबाइल को छुपाने लगा, मगर मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। किसे रिपोर्ट कर रहे थे? बोल। वो बुरी तरह से पसीने में आ गया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। मैंने उसकी बात काट कर उसका फोन खींच लिया। उसके फोन की स्क्रीन पर आखिरी भेजी गई तस्वीरें खुली हुई थी।
ऐना के साए समेत मेरे घर के दरवाजे का फोटो। मैंने फोन उसके सामने लहरा कर कहा, बता किसने भेजा है, किस गैंग का आदमी है तू। वो घबरा कर हाथ झटकते हुए भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया। गलियां मुड़ती गईं, मगर मैं तेज था। वो दौड़ते दौड़ते एक बंद गली में फंस गया। रुक जा वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा, मैंने धमकी दी। वो रुकते ही हाँफने लगा। एक हाथ ऊपर करके बोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस कहा गया था कि एक औरत की लोकेशन निकालो, बाकी काम कोई और करेगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, कौन मगर, नाम बताओ। वो खौफजदा लहजे में बोला, गैंग का कोई आदमी, मुझे नाम नहीं बताया गया। मैंने गुस्से से उसकी कमीज पकड़ कर कहा, अगर तुमने दोबारा मेरे घर के करीब आने की कोशिश की तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगा, या शायद उससे भी पहले अपना अंजाम देख लोगे। वो खौफ से कांपता हुआ भाग निकला। मैं तेज कदमों से घर वापस आया। हाथ अब भी कांप रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला, हैना ने परेशान चेहरे से पूछा, कहाँ चले गए थे, फोन क्यों बंद था। मैंने बात टालने की कोशिश की, मगर उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि कुछ हुआ है। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना सख्त है, मैंने बैठते हुए कहा। मैंने किसी को तुम्हारी तस्वीरें लेते देखा। ऐना का रंग उड़ गया। वो यहां तक पहुंच गए। मैंने सर हिलाया। हाँ, और वो तुम्हारी लोकेशन भेज रहे थे। वो बच्चे को सीने से लगाकर बैठ गई। वो लम्हा ऐसा था कि उसके खौफ को देखकर मेरा अपना वजूद भी लरस गया। मैं उसके करीब बैठकर आहिस्ता से बोला, सुनो, अब बात यहां नहीं रुकेगी। वो जानते हैं कि तुम कहाँ हो। अब हमें सिर्फ चुप कर नहीं रहना, हमें अगला कदम सोचना होगा। हैना ने पहली बार खुद मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम जो भी फैसला करो मैं साथ हूं। ये अल्फाज अजीब तरह से मेरे दिल पर असर कर गए, जैसे अब हम दोनों एक ही सिमत में खड़े थे और जंग मुश्तरका हो चुकी थी। उसी रात मैंने खिड़कियों के बाहर कैमरे लगा दिए, दरवाजे पर इजाफी लॉक डाले और घर के अंदर खामोशी से गश्त किया। मगर दिल में साफ एहसास था, ये खामोशी तूफान से पहले की थी। गैंग अब इतना करीब आ चुका था कि अगले कदम के लिए हमें तैयार रहना था, चाहे वो हमला हो या वो सच जिसे ऐना अभी भी दिल के अंदर छुपा कर बैठी थी। वो रात मैं कभी भूल कर भी नहीं सोऊंगा, वो रात मैं कभी भूल भी नहीं सकूंगा। गली में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे हवा ने खुद को रोक लिया हो। मैं घर के अंदर हर मोमेंट सुनने की कोशिश कर रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर एक दो साए आते जाते नजर आते, फिर अचानक फ्रेम हिला और आवाज आई, जोरदार धमाका। दरवाजे पर किसी ने लात मारी थी। हैना चौंक कर खड़ी हुई। बच्चे की चीख एकदम कमरे में गूंज गई। मैंने उसके कंधे थाम कर फौरन कहा, नीचे स्टोर रूम में चली जाओ अभी। वो खौफ से कांप रही थी, मगर मैंने उसे मजबूती से धकेला। हैना चलती, दूसरी लात पड़ी, दरवाजा अपनी जगह कांपा। मैंने जल्दी से स्टोर रूम का खुफिया एंट्रेंस खोला, जिसे मैंने कुछ दिन पहले ही सामान से ढांप कर रखा था। अंदर जाओ और कोई आवाज मत निकालना। वो लरसती आवाज में बोली, तुम बाहर क्या करोगे, वो बहुत खतरनाक है। मैंने उसके हाथों से बच्चा लिया, फिर धीरे से उसे वापस उसकी गोद में रखा। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं ना हुआ तो तुम दोनों कहाँ जाओगे। वो मेरे जवाब पर खामोश हो गई। दरवाजे पर तीसरी जरब पड़ी और इस बार लॉक टूटने की आवाज भी आई। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और बाहर से भारी मेज खिसका कर लगा दी। मैं जल्दी आऊंगा, सिर्फ हिम्मत रखना। ये आखिरी अल्फाज थे जो मैं उससे कह सका। दरवाजा एक धमाके से टूटा और 3 साए घर के अंदर दाखिल हुए। ऊपर देखो, हर कमरा चेक करो, एक भारी भरकम आदमी ने चीख कर कहा। मैंने आंखें सुकेड़ कर देखा। मास्क लगाए, हथियार थामे, ये आदमी आम नहीं थे। मैं पीछे हटा और लाउंज में खड़ा हो गया, जैसे उनका इंतजार कर रहा हूं। एक ने मुझे देखते ही कहा, वो कहाँ है, फौरन बता दो तो दोनों की जान बच सकती है। मैंने तंजिया हंसी निकाली। कौन है, तुम लोगों के पीछे कोई भी नहीं चाहता। वो आगे बढ़कर बोला, हमें पता है कि वो यहां है, तुम आड़े ना आओ, लड़की और बच्चा हमारे हैं। मेरा खून खौल उठा। ना वो तुम्हारी बीवी है, ना तुम्हारा बच्चा। तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ तकलीफ दी है, अब तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। एक ने आगे बढ़कर मुझ पर हमला किया। मैंने उसके वार को पीछे हटकर बचा लिया। दूसरा मेरी तरफ दौड़ा। मैंने मेज का कोना पकड़कर उसके सीने पर मारा। वो धड़ाम से गिरा। पहला फिर लपका। उसने मुझे दीवार से लगाते हुए घूंसा मारने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी कलाई मोड़ दी। वो चीखा और पीछे लड़खड़ा गया। तुम लोग समझते हो कि मैं डर जाऊंगा? वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने गुस्से से कहा। उस लम्हे पीछे से एक आवाज आई, बस बहुत हो गया। मैंने पलट कर देखा। गैंग का सरगना दरवाजे में खड़ा था। शोले जैसी आंखें, भारी कदम और चेहरे पर ऐसी वहशत जैसे इंसान नहीं कोई दरिंदा हो। उसके आदमी फौरन एक तरफ हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा। तो तुम हो वो शख्स जिसने मेरे रास्ते में कदम रखा है? मैंने मजबूत लहजे में कहा। हाँ मैं हूं, और आज के बाद तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उसने क्या कहा लगाया। इतना गरजदार कि कमरा कांप उठा। फिर वो मेरे नजदीक आया और जेरे लब बोला, है ना, मेरी बीवी है और वो बच्चा मेरा खून है।
मैं कभी अपना हक नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिसने धोखे से शादी की, धोखे से कैद किया, धोखे से जिंदगी तबाह की, वो शौहर नहीं दरिंदा है। तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं। वो पल के झपकाए बगैर मुझे घूरता रहा, फिर अचानक बोला, और तुम क्या हो? वो जो रास्ते में आया उसे मार देने वाला शख्स, या वो जो मेरा बच्चा चुराने की कोशिश कर रहा है? मैंने गुस्से से मुंह सख्त किया। तुम्हारा बच्चा? तुमने तो उसे मारने की कोशिश की थी। उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए कमजोरी था। दुश्मन मेरे खून की लकीर तक पहुंच सकते थे। मैं किसी कमजोरी को जिंदा नहीं छोड़ता। मगर ऐना भाग गई और बच्चा भी बच गया। मैंने तिनके की तरह तंजिया लहजा इख्तियार किया। वो एक कदम पीछे हटा और अपने आदमियों की तरफ देखा। घर छान मारो, लड़की या बच्चा कहीं ना निकलने पाए। मैं फौरन स्टोर रूम की जानिब लपका ताकि उन्हें भटका सकूं, मगर उस लम्हे पिछले कमरे से सरसराहट की आवाज आई। दिल धड़का। हैना ने मुझे ढूंढने के लिए बाहर आने की कोशिश की थी। मैंने चीख कर कहा, हैना वापस अंदर जाओ अभी। लेकिन गैंग का सरगना उस आवाज पर रुक गया। उसके होठों पर खबासत भरी मुस्कुराहट फैल गई। ये रही मेरी बीवी। मैं उसके आगे हायल हुआ। वो अब तुम्हारी नहीं है। उसने घूसा मारने के लिए हाथ उठाया, मगर उसी लम्हे हैना सामने आ गई, हाथ में एक छोटी सी ड्राइव थामे हुए। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये ड्राइव पुलिस के पास चली जाएगी। सरगना झटक गया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट की झलक आई। यही सब कुछ खत्म कर सकता है, हैना ने हाथ कांपते हुए कहा। तुम्हारे गैंग के कत्ल, अगवाओं और जो धंधा तुम चलाते हो, सब कुछ इसमें है। अगर तुमने हमें कुछ कहा तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। मैंने उसके पास आकर ड्राइव थामी और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने नहीं जा रहा, मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं। सरगना ने गुस्से से चीख कर कहा, तुम दोनों मेरी दुनिया तबाह करने जा रहे हो? मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ, आज से तुम्हारी सल्तनत खत्म होना शुरू हो गई है। वो पीछे हटा, अपने आदमियों को इशारा दिया, हटो सब, इससे निमट लूंगा, मगर अभी नहीं। वो जाने लगा, मगर जाते जाते पलट कर बोला, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। बच्चा मेरा है और मैं उसे लेने आऊंगा। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और सब बाहर निकल गए। हैना मेरे बाजू से लिपट कर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। हम बच गए? मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखकर कहा, नहीं अभी नहीं, मगर अब हम लड़ने को तैयार हैं। मैंने ड्राइव को मजबूती से थामा। यह सिर्फ सबूत नहीं था, यह उस जंग का आगाज था जो अब हमें हर सूरत लड़नी थी। सुबह होते ही मैं सीधा थाने पहुंचा। रात के हमले के बाद मेरे अंदर एक ही फैसला पूरी तरह मजबूत हो चुका था। ये जंग अकेले छुपकर लड़ने की नहीं, सामने आकर खत्म करने की है। ड्राइव मेरे हाथ में थी और ऐना बच्चे को संभाल कर मेरे पीछे चल रही थी। उसके कदम अभी भी लरज रहे थे, मगर उसकी आंखों में वो खौफ नहीं था जो सबसे पहले अस्पताल में देखा था। उसकी जगह वो एक अज़्म था, जैसे वो खुद भी इस जंग का हिस्सा बन चुकी हो। थाने में इंस्पेक्टर ने हमें कमरे में बिठाया और ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगा दी। चंद सेकंड के बाद उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये तो पूरा नेटवर्क है, इसमें इनके ठिकाने, ट्रांजैक्शंस, स्मगलिंग, हर चीज है। मैंने कहा, यही सब खत्म कर सकता है, मगर हमें सही वक्त पर सही जगह पर यह पेश करना होगा, वरना वो लोग फिर निकल जाएंगे। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन बंद करते हुए कहा, आप फिक्र न करें, अब वो कहीं नहीं भाग सकेंगे। मीडिया को भी इसके हिस्से फराहम करेंगे ताकि ताकतवर लोग इन्हें बचा न सके। ऐना पास बैठी हुई थी। उसने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम जानती हो ये बात किस हद तक खतरनाक हो सकती है? ऐना ने नफी में सर हिलाया। खतरा तो पहले भी था, मगर अगर मैं ना बोली तो शायद मेरी तरह कोई और लड़की इस दलदल में फंस जाए। अब ये खत्म होना चाहिए। यकीनन ये फैसला आसान नहीं था, मगर उसके चेहरे पर पहली बार मैंने वो हिम्मत देखी जो शायद बरसों तक खौफ के नीचे दबी रही थी। अगले कई दिन पुलिस और मीडिया की कार्रवाइयां जारी रहीं। शहर की मुख्तलिफ इलाकों में छापे पड़ रहे थे। गैंग के बड़े बड़े ठिकाने पकड़े जा रहे थे। कई अहम अफराद गिरफ्तार हो रहे थे जिनका नाम हम दोनों ने कभी सुनने का तसव्वुर भी नहीं किया था। एक दोपहर इंस्पेक्टर ने मुझे फोन किया, गैंग का सरगना गिरफ्तार हो गया है। मैंने लाउंज में बैठे ऐना की तरफ देखा। वो बच्चे के साथ खेल रही थी, मगर मेरे अल्फाज सुनते ही ठहर गई। क्या वाकई खत्म हो गया? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, अब तुम आजाद हो। ऐना की आंखों में नमी आ गई। वो आहिस्ता से बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि मेरा माजी कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, हर माजी खत्म नहीं होता, कुछ खत्म किया जाता है, और हमने ये कर दिखाया। गैंग का खात्मा हो चुका था, मगर हमारी जिंदगियों में सुकून की हवा आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। घर में अब कोई कैमरा हंगामी तौर पर नहीं लगाया जाता था।
दरवाजों पर दोहरा ताला नहीं लगाया जाता था। ऐना फिर से खिड़कियां खोलकर रोशनी अंदर आने देती थी। इस छोटी सी तब्दीली में भी कई बड़े मायने थे। एक रोज मैं दफ्तर के कागजात मुरत्तिब कर रहा था कि ऐना ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं खाना बनाना चाहती हूँ। बहुत दिनों के बाद दिल चाहा कि कोई मामूल की चीज करूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये घर है, तुम्हारा घर, जो दिल चाहे करो। किचन से बर्तनों की आवाज आती रही और कुछ देर के बाद खुशबू पूरे घर में फैल गई। वो पहली बार किसी खौफ के बगैर मसरूफ थी, जैसे जिंदगी की एक नई लहर उसके अंदर बहने लगी हो। शाम को जब मैं बच्चे को पार्क ले गया, वो छोटे कदमों से घास पर चलने की कोशिश कर रहा था और हर थोड़ी देर के बाद मेरी उंगली पकड़ लेता था। मैंने उसके माथे पर हाथ फेर कर कहा, छोटे दोस्त, तुमने हम दोनों को बहुत मजबूत बनाया है। शायद बगैर तुम्हारे ये सब मुमकिन नहीं था। वो हंस पड़ा, जैसे मेरी बात समझ गया हो। घर वापस आया तो ऐना बाहर खड़ी थी। हवा में शाम की ठंडक थी और वो दुपट्टा संभालते हुए मेरी तरफ देख रही थी। वो, तुम देर से आए हो, मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं। मैंने उसे रोक कर कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो धीरे से मुस्कुराई, हाँ मगर दिल को मानने में वक्त लगता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान फासले खत्म होने लगे। अब वो मुझसे नजरें चुराए बगैर बात करती थी। कभी कभी वो खुद आकर बैठ जाती और पूछती, अगर मैं इस सब में ना फंसती तो क्या हम इतने साल जुदा रहते? मैं हल्के से हंसता, शायद नहीं, मगर कभी कभी तकदीर आदमियों को घुमा फिरा कर असल जगह पर वापस ले आती है। एक दिन जब मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, वो खामोशी से मेरे पास आई। मैंने सोचा है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ ही रहकर नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, ये घर तुम्हारी वजह से मुकम्मल हुआ है, तुम्हारा रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट आई जो मैंने बरसों पहले अपने बचपन में देखी थी। तुम कभी बदलते नहीं, हमेशा ऐसे ही बात करते हो, जैसे सब आसान हो जाएगा। मैंने जवाब दिया, क्योंकि जो मुश्किल वक्त हमने देखा है उसके बाद आसानी पर यकीन करना जरूरी है। चंद दिन के बाद जब हम तीनों घर की छत पर बैठे थे, आसमान पर शाम का सुर्ख रंग फैल रहा था। मैंने ऐना की तरफ देखा, वो बच्चे को गोद में लिए किसी ख्याल में गुम थी। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, वही ऐना, मेरे बचपन की मोहब्बत जो खो गई थी, आज मेरे सामने है, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में। जैसे तकदीर ने देर से ही सही मगर हमें फिर मिला दिया हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।